हेलो एंड वेलकम टू सुमरसी क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए, हमने इसके पहले अदर क्लास देखी थी जिसमें हमने टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया था, टिश्यू के सारे टाइप्स पर देखा था, जस्ट शॉर्टली रूप में देखा था। तो पर्टिकुलर जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम भी हम इसे बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो ये स्पेशली क्लास एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर है, ये अलग से टॉपिक लिया है। फर्स्टली तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। तो ये जैसा कि अभी हमने देखा कि जो टिश्यू होता है वो सेल सेल से मिलके बना होता है, तो सिमिलर सेल ही होता है। और इसके 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम फर्स्ट टिश्यू की बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू पर डिस्कशन करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं। तो अब बात करते हैं। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू को उपकला ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियम भी हम इसे बोल सकते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, एपिथेलियम कंस्टिट्यूट द आउटर लेयर ऑफ बॉडी सरफेस लाइनिंग ऑफ द कैविटीज एंड द वॉल ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर। अब देखिए, आप जीएनएम के हैं या फिर बीएससी स्टूडेंट हैं या फिर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, तो आपको भी सब्जेक्ट में यहाँ पर देखने को मिलता है टिश्यू। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, जो नोट्स हैं बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देखेंगे। तो जो उपकला ऊतक होता है वो शरीर की सतहों की जो बाहरी सतह होती है ना, वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ की लाइनिंग में देखने को मिला जाता है। लाइक कैविटी की बात करते हैं, जो कैविटी की लाइनिंग होती है उसमें देखने को मिलता है। और जो हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी दीवारों में देखने को मिलता है। मतलब जो खोखले स्ट्रक्चर होते हैं, कई स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो हॉलो होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, हॉलो भी होते हैं, मतलब खोखले होते हैं। तो उनकी जो लाइनिंग होती है वहाँ पर भी एपिथेलियम टिश्यू हमें देखने को मिलता है। तो एपिथेलियम टिश्यू हम ये ध्यान रख सकते हैं कि एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो आउटर लेयर होती है। मतलब जो भी शरीर की सतह होती है, सतह की जो मतलब बाहरी सतह होती है, वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इट कवर द इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। ये शरीर की आंतरिक और बाहरी सतहों को कवर करता है। अब आंतरिक और बाहरी सतह पर हम कैसे बात कर लेते हैं, चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक जस्ट ये एग्जाम्पल के रूप में आपको लेना है। हम देखते हैं, किसी भी ऑर्गन को देख लेते हैं। चलिए हम हार्ट को देखते हैं। जो हार्ट की जो बाहरी सतह होगी, बाहरी सतह समझ रहे हैं आप। देखिए, ये भी हार्ट जो होती है वो कई लेयर से मिलके बना होता है। बट अभी हम सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो एक हार्ट है और हार्ट की जो बाहरी सतह होगी, मतलब जो बाहर का सरफेस होगा, वो भी किससे मिलके बना होगा? एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बना होगा। और जो हार्ट के जो अंदर वाले जो चैम्बर्स होंगे वो भी किससे मिलके बने हैं? एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बने हैं। अब अंदर का मटेरियल किससे मिलके बना है वो हम अगर पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पर पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी हम एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर जो भी हम बात करते हैं, जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल सरफेस होती है हमारे बॉडी की, तो उसमें भी हमें एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलता है। देखिए, हार्ट का हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया है। हार्ट तो वैसे मस्कुलर टिश्यू से मिलके बना होता है, लेकिन ये जस्ट हम एग्जाम्पल के लेके रखे हैं कि ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो बॉडी के सरफेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल द स्पेशल जंक्शन बिटवीन द सेल। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसका काम क्या होता है? कोशिकाओं के बीच विशेष जंक्शनों को भी नियंत्रित करता है। जो कि जंक्शन देखने को मिलते हैं, कई तरह के जंक्शन देखने को मिलते हैं। जंक्शन का मतलब जैसे कि सेल से जब सेल जुड़े होते हैं तो वो एक जंक्शन बना के रखता है। तो इनके बीच में क्या है, जंक्शनों को भी क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है। इसके अलावा द बॉटम लेयर ऑफ एपिथेलियम इज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो उपकला की जो निचली सतह होती है वो बेसमेंट की झिल्ली पर आराम करती है। ये हम बेसमेंट देखते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारी एपिथेलियम टिश्यू है। तो जो एपिथेलियम की जो निचली परत होती है वो किस में जुड़ी होती है? ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में जुड़ी होती है और यहाँ पर रेस्ट कर रही होती है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आराम करती है या फिर वहाँ पर बैठी हुई होती है। तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी देखने को मिलता है।
इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। द बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन पर्टिकुलरली रिच इन कोलेजन्स। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है या फिर जो बेसमेंट झिल्ली होती है वो तंतुमय प्रोटीनों के नेटवर्क से बनी होती है। मतलब ये जो फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है, जो कोलेजन से विशेष रूप से समृद्ध होती है, जो कि पूरी तरह से कोलेजन इसमें भरा हुआ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये क्या हो सकती है, ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं या फिर फाइब्रिन प्रोटीन से बनी होती है, जिसमें कि कोलेजन भरपूर रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं एपिथेलियल लेयर आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी ब्लड वेसल्स। जो उपकला परत होती है या फिर जो एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर को किसी भी रक्त वाहिनियों के साथ प्रदान नहीं किया जा सकता है। मतलब ब्लड वेसल्स के साथ उसे दिया नहीं जा सकता है। तो ये भी एक एपिथेलियल की खासियत होती है। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। द सेल ऑफ द एपिथेलियम ऑब्टेन न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल्स। तो जो उपकला कोशिकाएं होती हैं लसिका वाहिनियों से प्रसार द्वारा पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। जैसे कि जो एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं या फिर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं, जो भी हम बोल सकते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उसमें से जो भी प्रसार होता है, जैसे कि जो पोषक तत्व होते हैं या फिर जो ऑक्सीजन होती है जो उससे प्रवाह हो रही होती है या फिर वहाँ से गुजर रही होती है, तो उससे जो एपिथेलियम टिश्यू होती है उनसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एपिथेलियम टिश्यू को लिम्फेटिक वेसल्स से ही यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं नर्व एंडिंग अकर इन द एपिथेलियल टिश्यू फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई। उत्तेजनाओं को प्राप्त करने के लिए उपकला ऊतकों में तंत्रिका अंत में होते हैं। जो भी तंत्रिका होती है वो कहाँ पर होती है, लास्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके फंक्शन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली तो हम बात करते हैं प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एपिथेलियम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर। तो जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो एपिथेलियम, क्योंकि एपिथेलियम जैसे कि हमने देखा एपिथेलियम इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी सरफेस में देखने को मिलता है। तो जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एपिथेलियम टिश्यू। इसके अलावा प्रोटेक्ट ऑर्गन फ्रॉम इंजुरीज बाय एक्सटर्नल प्रेशर। जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे अंदर ऑर्गन्स बैठे हुए हैं, उनको एक्सटर्नल प्रेशर से क्या करती है, बचाती है। क्योंकि एक्सटर्नल जब प्रेशर पड़ता है तो उसमें इंजरी होने के कई चांसेस होते हैं। तो जो एपिथेलियम होती है वो हमारे ऑर्गन को भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो भी बाहरी दबाव आता है या फिर जो एक्सटर्नल जो प्रेशर आता है उससे हमारे ऑर्गन्स को चोट लगने की संभावना होती है। तो एपिथेलियम टिश्यू हमारे ऑर्गन्स को भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जब हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है या फिर जब भी कोई ऑर्गन वर्क करता है तो कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में क्या रहता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि लाइक हम बात करते हैं, मान लो हम लंग्स की बात करते हैं, जब लंग्स जो होते पंप कर रहे होते हैं तो देखिए बाहर रिब्स भी होते हैं। रिब्स होते हैं तो एक तरह से बोला जाए तो उनमें प्रेशर भी पड़ सकता है। अब इन सभी से, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर आता है तो ऑर्गन एक दूसरे से टकराते भी हैं कभी कभी। मतलब टकराने का मतलब ऐसा नहीं है, तो एक दूसरे को जो फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन को बचाने के लिए तो उसमें कुछ जो लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एपिथेलियम टिश्यू भी क्या कर रहा है, फ्रिक्शन से, प्रेशर से एपिथेलियल टिश्यू को बचाने का काम करता है। इसके अलावा प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। इन्फेक्शन से बचाने का काम भी कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम टिश्यू करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिथेलियल सरफेस में भी एब्जॉर्प्टिव, सीक्रेटरी और एक्सक्रेटरी इन फंक्शन। जो उपकला जो सतह होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सतह होती है उसका कार्य क्या होता है, उसके अनदर जो वर्क होता है
एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषक भी होता है, सिक्रेटरी भी होता है और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी एपिथेलियम टिश्यू का होता है। तो जो भी एपिथेलियल की जो लेयर्स होती हैं वो एब्जॉर्प्टिव भी होती हैं, मतलब एब्जॉर्ब भी कर सकती है, उनसे सिक्रेशन भी होता है और एक्सक्रीशन के भी इसमें फंक्शन इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दे मे कंटेन सेंसरी सेल और नर्व एंडिंग फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। इनमें उत्तेजनाओं के स्वागत के लिए संवेदी कोशिकाएं या तंत्रिका जो होती है ना वो अंत मतलब तंत्रिका अंत हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एपिथेलियम टिश्यू को भी 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। स्क्यूमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियल। तो एपिथेलियल के 4 टाइप्स होते हैं, स्क्यूमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉल्यूमर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो इन 4 को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। चलिए हम देखते हैं इन चारों के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। देखिए सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के भी 4 यहाँ पर टाइप्स देखने को मिले हैं। मेनली तो जो एपिथेलियम के जो टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में इन 4 में डिवाइड किया गया है और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू हम आगे देखेंगे। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम के ये टाइप्स हैं स्क्यूमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमर एंड सीलिएटेड। तो फर्स्ट हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होती है वो सिंगल लेयर सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये मतलब जैसे कि आप यहाँ पिक्चर पर देख पा रहे हो, ये सिंपल जो सेल होती हैं सिंपल लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं। एवरी सेल इज द एपिथेलियल लेयर कनेक्ट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल एपिथेलियम की जो खासियत होती है, हर जो लेयर्स होती है, एपिथेलियल की जो लेयर होती है वो कनेक्ट किससे होती है, बेसमेंट से कनेक्ट होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में। इसके अलावा इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एब्जॉर्प्टिव एंड सीक्रेटरी सरफेस। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होती है वो मोस्टली एब्जॉर्प्टिव और सीक्रेटरी सरफेस में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो ये सिंपल एपिथेलियम की खासियत है। अब देखिए सिंपल एपिथेलियम के बारे में तो हमने देख लिया। अब सिंपल एपिथेलियम की जो क्लासिफिकेशन थे यहाँ पर हम फर्स्टली देखते हैं स्क्यूमस एपिथेलियल। तो स्क्यूमस एपिथेलियल से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ 1 लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। ये जो स्क्यूमस एपिथेलियम जो सेल टिश्यू होता है वो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, मतलब चपटी कोशिकाओं की परत से बन के बना होता है। चपटी जो बोलते चपटी कोशिकाएं होती हैं उनसे मिल के बना होता है। दीज सेल आर वेरी थिन। ये जो सेल होती है बहुत पतली होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दीज सेल आर अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अरेंज होती हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में व्यवस्थित रहती हैं। द एड्स ऑफ दीज सेल आर इरेगुलर और क्लियर। इन कोशिकाओं के जो किनारे होते हैं इरेगुलर होते हैं और स्पष्ट होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कभी कभी इरेगुलर भी होते हैं और प्रॉपर क्लियरिफाई हो रहा है, मतलब प्रॉपर विजुलाइज हो रहे हैं। इसके अलावा इट इज़ मेनली फाउंड इन द रीनल कैप्सूल्स ऑफ किडनी, एल्वोलाई ऑफ लंग्स एंड बॉल ऑफ द ब्लड कैपलरीज। जो स्क्यूमस एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं रीनल कैप्सूल में, लाइक गुर्दे के कैप्सूल में, एल्वोलाई ऑफ लंग्स फेफड़ों के एल्वोलाई में देखने को मिलती हैं, वॉल ऑफ ब्लड कैपलरीज जो रक्त की कोशिकाओं की दीवारें होती हैं उनमें भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है स्क्यूमस एपिथेलियल या फिर एपिथेलियम टिश्यू हमें कहाँ पर फाउंड होता है या फिर कहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थिन नेचर ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियल परमिट्स रैपिड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल। जो स्क्वेमस एपिथेलियल की पतली प्रकृति जो कोशिकाओं के माध्यम से सामग्री को तेजी से प्रसार की अनुमति देती है। तो ये भी इसका एक यहाँ पर एक खासियत होती है। नेक्स्ट देखते हैं द स्क्यूमस एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉल्ड एंडोथीलियम। रक्त
जो बहिकाओं के स्क्विमस एपिथीलियम को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम के नाम से भी जाना जाता है या फिर एंडोथीलियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्मूथ appearance of squamous epithelium in the blood vessels and heart chamber wall allow relatively friction less flow of blood through them। देखिए आ गई यहाँ पर बात, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है लाइक जो ब्लड वेसल्स होती हैं और जो हमारे हार्ट चैम्बर होते हैं उनकी दीवार में स्क्विमस एपिथेलियम की चिकनी उपस्थिति उनके माध्यम से रक्त की जो अपेक्षाकृत घर्षण कम प्रवाह प्रवाह की अनुमति देता है। हम जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो एपिथेलियम टिश्यू होती है वो फ्रिक्शन को कम करता है, इंजरी जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उससे ऑर्गन्स को बचाता है। तो वही बात आ गई यहाँ पर कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट चैम्बर होते हैं, जो एपिथेलियम जो लेयर होती है, जो उसकी जो उपस्थिति होती है, स्क्विमस एपिथेलियम की जो उपस्थिति होती है, तो घर्षण को क्या करती है, कम करती है, फ्रिक्शन को क्या करती है, कम करती है। क्योंकि जब वर्क करते हैं तो एक दूसरे से टकराने की संभावना होती है, जब टकराएंगे तो सेल्स डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो हमारे स्क्विमस एपिथेलियल होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल जो होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने में हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेक्स्ट सिंपल एपिथेलियम का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सिंगल लेयर ऑफ सेल विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर क्या है, क्यूब है, और जो हमने अभी देखा था स्क्वेमस एपिथेलियम वो कैसी थी, चपटी थी और पतली थी। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसा कि उसका नाम है क्यूब, तो जो इसकी जो एपिथेलियम जो टिश्यू होगी वो कैसी होगी, क्यूब लाइक होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये भी किससे कैसी है, सिंगल लेयर है। और यहाँ पर सेंट्रल में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये कैसे होगी, इसका जो जो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्यूब लाइक होगा, घनावकार होगा। तो यह एक केंद्रीय नाभिक के साथ कोशिकाओं की एकल परत की तरह घन से बना है। नेक्स्ट देखते हैं दे आर लेस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम। ये उपकला के कम विशिष्ट प्रकार हैं, मतलब ये एक तरह से बोल सकते कि ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम है, लेस स्पेशलाइज्ड टाइप्स के अंदर आता है। नेक्स्ट दीज सेल आर अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी जो हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है ये भी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ पर कैसे क्या है, अरेंज्ड होती है। तो क्यूबॉइडल की भी ये भी खासियत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल आर लार्जर एंड थिकर देन दैट ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम। जो कोशिकाएं होती हैं ये स्क्वेमस एपिथेलियम की तुलना में बड़ी और मोटी होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या सी होती हैं, बड़ी होती हैं और थोड़ी सी मोटी होती है कंपैरिजन टू स्क्वेमस एपिथेलियम के। नेक्स्ट देखते हैं दे फाउंड इन द ग्लैंड्स एंड किडनी ट्यूब्स। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो मोस्टली गुर्दों की नलियों में लाइक किडनी ट्यूब्स में और ग्लैंड्स में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ में फाइंड होता है या फिर कहाँ फाउंड होता है, ग्लैंड्स और किडनी ट्यूब्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं द क्यूबॉइडल एपिथेलियम में बी सीक्रेटरी और नॉन सीक्रेटरी। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो सीक्रेटरी होता है और गैर स्त्रावी भी होता है, मतलब नॉन सीक्रेटरी भी हो सकता है, मतलब स्त्रावी और गैर स्त्रावी दोनों हो सकता है, दोनों तरह के देखने को मिल सकते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिन ऑफ मैनी डक्ट्स सच एज सलाइवरी डक्ट्स, पैनक्रियाटिक डक्ट्स और डक्ट्स ऑफ द किडनी। तो जो हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है कई नलिकाओं जैसे कि प्रेजेंट होती है, लाइक लार की जो ग्रंथि होती है और अग्नाशयी पैनक्रियाटिक जो नलियाँ होती हैं या फिर डक्ट्स होती हैं या फिर गुर्दे की नलियों में अक्सर ये बनाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो इनकी जो डक्ट्स होती हैं वो किससे मिलके बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है या फिर इसकी लेयर से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं सीक्रेटरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। देखिए अभी हमने देखा था जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है सीक्रेटरी और नॉन सीक्रेटरी दोनों होता है। तो जो सीक्रेटरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो हमें मोस्टली देखने को मिलता है सलाइवरी ग्लैंड में, मतलब लार ग्रंथि में, स्वेट ग्लैंड में, पसीने की ग्रंथियों में और थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। तो
सिक्रेटरी क्यूबाइडल एपिथीलियम सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है या फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात आती है कॉल्यूमनर एपिथीलियम। कॉल्यूमनर एपिथीलियम ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है एपिथीलियम टिश्यू का, सिंपल एपिथीलियम टिश्यू का। यहाँ पर देखते हैं इट इज़ कंपोज सिंगल लेयर और रेक्टेंगुलर लेयर। देखिए कॉल्यूमर जो एपिथीलियम होता है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। दीज सेल आर टेलर और नैरो इन द आउटलाइंस। ये कैसी होती हैं, ये लंबी और कैसी होती है, संकीर्ण होती है, मतलब सक्रिय होती है। देखिए हम जैसा कि स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं लंबी है और सक्रिय भी देखने को मिलती है। ईच सेल पोसेस अ न्यूक्लियस विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल। यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में एक नाभिक होता है जो कोशिकाओं के आधार पर स्थित है। देखिए हर कोशिका में क्या देखने को मिल रहा है, हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बेस में देखने को मिल रहा है। हर एक न्यूक्लियस जो होता है, हर एक न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर है, सेल के बेस में है, मतलब यहाँ पर बेस में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कॉल्यूमर एपिथेलियम यहाँ पर देखते हैं म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टोमक एपिथेलियम फ्रॉम द हाई एसिडिक पीएच एंड ऑल्सो फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो म्यूकस जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं उपकला को उच्च अम्लीय पीएच से और पाचन एंजाइम से भी बचाता है। तो इसमें जो म्यूकस होता है, तो देखिए जो म्यूकस होता है इसमें, तो म्यूकस किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उपकला बगलगम पेट के उपकला को उच्च अम्लीय पीएच से और पाचन एंजाइमों से भी क्या करता है, बचाता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टोमक एपिथेलियम फ्रॉम द हाई एसिडिक पीएच एंड ऑल्सो फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि स्टोमक जो हाई एसिडिक होता है उससे भी रप्चर्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर म्यूकस जो होता है प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं occurrence of columnar epithelium lining of stomach, lining of the small intestine, kidney ducts and in thyroid gland। सॉरी यहाँ पर ये जो हाँ ठीक है, अकरेंस ऑफ कॉल्यूमर एपिथेलियम यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं जो पेट की परत होती है, छोटी आंत की परत होती है, गुर्दे की नलिका और थायराइड ग्रंथि में भी ये देखने को मिलता है कॉल्यूमर एपिथेलियम टिश्यू। या फिर हम बोल सकते हैं कि फाइंड कहाँ कहाँ होता है, स्टोमक की लाइनिन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी की डक्ट्स में होता है और थायराइड ग्लैंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है सीलिएटेड एपिथेलियम। ये भी सिंपल एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए सीलिएटेड आ गया। द सेल आर कॉल्यूमर विथ हेयर लाइक सीलिया। ये कॉल्यूमर की जैसे कि हमने देखा रेक्टेंगुलर शेप का तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, हेयर लाइक सीलिया होती है। यहाँ पर देखिए सीलिया देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है, सीलिएटेड एपिथेलियम बोला है। The cell of the ciliated epithelium possess many cilia at their free surface. They are always associated with mucus secreting goblet cell। तो जो ciliated epithelium की कोशिकाएं होती हैं उनकी जो इसकी जो मुक्त सतह होती है वहाँ पर क्या है, सीलिया देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमेशा कहाँ देखने को मिलता है, जो भी हमारी सीक्रेटरी होती है, मतलब श्लेष्मा स्रावित गॉबलेट कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। जो हमारे सीक्रेटरी जो भी गॉबलेट सेल होती हैं उससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं या फिर वहाँ पर हमें फाइंड होते हैं। सीलेटेड एपिथेलियम द यहाँ पर और देखते द गॉबलेट सेल सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस। तो जो गॉबलेट सेल जो होती है तो लार्ज अमाउंट में इसका क्या होता है, म्यूकस सीक्रेशन जो होता है लार्ज अमाउंट में देखने को मिलता है सीलिएटेड एपिथेलियम में। म्यूकस प्रोटेक्ट द फ्लूइड इन विच द सीलिया कैन सेट अप करंट। जो म्यूकस होता है तरल पदार्थ का उत्पादन करता है जिससे सीलिया धाराओं को सेटअप कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, सीलिया धाराओं को मतलब इसमें जो तरल पदार्थ का उत्पादन होता है या फिर बोल सकते हैं कि फ्लूइड का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो जो कि क्या करता है, जो हमारी ये जो सीलिया है उनको सेटअप करके रखता है या फिर सेट करके रख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम में इनसाइड द ओविडक्ट द सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ओवम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम का काम और भी क्या होता है, ये क्या करता है, जो डिम्बानी होती हैं उनके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम डिम्ब की गति में मदद करता है। अब यहाँ पर क्या जो ओवम
के मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये भी हमारे लिए डिम्बानी होती हैं। तो ये क्या करता है, ओविडक्ट्स में सीलिएटेड जो होती है या फिर ओवम में सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि ओवम के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं या फिर जो हमारे, तो उन एरियाओं में, उन सरफेस में क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ताकि जो ओवम होते हैं उनका मूवमेंट प्रॉपर हो सके। ये हमने पढ़ा है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में हमने देख लिया। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। रेस्पिरेटरी पासेज कहाँ कहाँ और हमें देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेटरी पासेज जैसे कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, पॉसिसिलेटेड एपिथेलियम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा द म्यूकस कैन ट्रैप बैक्टीरिया एंड अदर इन्फेक्टिव पार्टिकल्स एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रीचिंग द लंग्स। तो जो सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं, देखिए हमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंचियोस सभी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया और अन्य संक्रामक कणों को फंसा सकता है और इन्हें फेफड़ों तक पहुँचने से बचा जाता है। क्योंकि अगर फेफड़ों में पहुँच जाएंगे तो इससे इन बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर पहुँच गए तो कई तरह की अन्य बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो जो सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू है वो बैक्टीरिया और जो भी हमारे संक्रामक हैं, तो वो जो म्यूकस होता है वो क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। क्योंकि देखिए अभी हमने देखा सीलेटेड एपिथेलियम, जो एपिथेलियम जो होता है वो म्यूकस एक्सक्रीट मोस्टली सीक्रेटरी में देखने को मिलता है। तो जो म्यूकस होता है वो क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मतलब बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, जिससे कि हमारे लंग्स में सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू लंग्स में बैक्टीरिया एंटर नहीं हो पाता है। तो सीलेटेड एपिथेलियम का ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। अब हमारा आ जाता है एपिथेलियम का सेकंड टाइप, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में हमने 4 तरह की क्लासिफिकेशन देखे। हमने देखा स्क्वैमस, कॉल्यूमर, और इसके अलावा हमने देखा सीलेटेड एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये हमने 4 देख लिए सिंपल एपिथेलियम के। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को भी यहाँ पर देखते हैं हम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो स्ट्रक्चर है इसे भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमर एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारे हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को हम आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए एपिथेलियम का सिंपल जो एपिथेलियम टिश्यू है आज के लिए इनफ था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एपिथेलियम का ही सेकंड जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। नेक्स्ट आपको इसके बाद सडनली आपको यहाँ पर सेकंड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा।